हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने बोर्ड बूस्टर 2.0 की सीरीज में। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज मैंने हारिका आप लोगों के लिए वापस से लेकर आ गई हूँ एक लेक्चर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एक पोएट्री और हमारा एक प्रोज। तो बच्चे हमारी पोएट्री का नाम है माय मदर एट 66 और हमारा जो प्रोज होने वाला है बच्चे उसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग हमारी पोएट्री के साथ स्टार्ट करेंगे। हमारी पोएट्री है बच्चे माय मदर एट 66। तो बच्चे ये जो स्टोरी है ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। दिस पोम नॉट स्टोरी सॉरी द पोम हियर इज रिटन बाय कमला दास, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे हमारी जो लेडी है कमला दास, प्रोबेबली वो अपनी मम्मा को सी ऑफ कर रही है एंड शी इज गोइंग टू कोचिन, ठीक है। यहाँ पर कमला दास कहाँ जा रही है, यहाँ पर बच्चे कमला दास इज गोइंग टू कोचिन, ये जा रही है कोचिन। अब ये कोचिन क्यों जा रही है बेटा, अब आप इमेजिन करो अगर इनकी मदर 64 की है, ठीक है। अगर मदर 64 की है तो डॉटर उनसे से मतलब एस्टिमेटेडली अगर हम लगाएं तो 25 ईयर्स तक छोटी हो जाएंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 35 के आसपास की तो डॉटर भी होंगी। अगर हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 30 साल का भी फर्क है दोनों के अंदर, तो दोनों की एज में मान लो कि 30 साल का फर्क हो जाएगा, विच मीन्स कमला दास भी 35 की है। अब अगर जो लेडी 35 की है तो हम एक अंडरस्टूड सी बात ये भी मान के चलते हैं कि इनकी भी अपनी फैमिली होगी। अब शी हैज हर ओन फैमिली, तो हम ये भी मान सकते हैं कि इनकी खुद की भी फैमिली होगी। अब हमारा बच्चे एक एस्टिमेट है इस पोम के अंदर कि हमारी जो कमला दास है वो प्रोबेबली यहाँ पर अपनी मदर से मिलने आई थी। अब इट वाज नॉट टाइम टू गो अवे फ्रॉम हर मदर, और जब वो अपनी मदर से दूर जा रही होती हैं तो उसके बचपन की बच्चे एक फेमिलियर एक, ठीक है, उसके बचपन की एक फेमिलियर एक जो है, एक फेमिलियर पेन जो है वो कमला दास के मन में वापस से आ जाता है। और जब ये डर बच्चे कमला दास के मन में आता है तो कमला दास जो है वो बहुत ज्यादा लाइक फील करने लगती हैं इस बात को, एंड शी स्टार्ट्स टू फील रियली सैड फॉर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है बिकॉज ऑफ वट एवर इज गोइंग टू हैपन अराउंड हर। अब बच्चे ये फेमिलियर एक क्या था, एक मतलब पेन ऑफ लूजिंग हर मदर। तो बचपन से ही उनके मन में एक डर था अपनी मदर को लूज करने का, और ये डर बच्चे सिर्फ कमला दास के मन में नहीं, ये डर हम सबके मनों में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कमला दास कोचिन जा रही थी। मदर अप्रोक्सीमेटली 66 की हैं, ठीक है। मदर इज ऑफ 66, तो बेटी बेटा 35 की होगी ही, इससे नीचे आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो डॉटर अप्रोक्सीमेटली 31 ईयर्स का फर्क दिखा दिया, इससे ज्यादा फर्क दोनों की एज में नहीं आ सकता, ठीक है। अब हम ये मान सकते हैं कि कमला दास की खुद की भी अपनी फैमिली होगी। अब यहाँ पर कमला दास जब कहती है ना माय मदर इज एट 66, तो उनके मन में बचपन का ये जो डर है अब वो रियल होने लग जाता है। तो बेसिकली हर फियर गेटिंग रियल वाली बात हो जाती है, ठीक है। उनका जो फियर है वो सच हो रहा है अब उनके दिमाग में, बिकॉज अब वो ये देख पा रही हैं कि उनकी मदर जो है वो दिन प्रतिदिन ओल्ड होती जा रही है, और दिन प्रतिदिन जैसे उसकी मदर ओल्ड हो रही है तो देयर इज सून गोइंग टू बी अ टाइम दैट शी इज गोइंग टू लूज हर मदर। सेकेंडली शी फील्स वेरी हेल्पलेस कि वो उन्हें कोचिंग जाना है, यानी शी इज लिविंग ऑब्वियसली फार अवे फ्रॉम हर मदर, बिकॉज तभी वो प्लेन लेके जा रही हैं तो वो अपनी मम्मा से भी बहुत दूर रहती हैं। तो मे बी व्हेन हर मदर इज इन हर what can we say in her downgrading phase, जब मम्मी जो है वो अपने नीचे के फेज में जा रही है, यानी उनकी एज और धीरे धीरे कम होती जा रही है, उस एज के अंदर कमला दास अपनी मदर के साथ नहीं होंगी, ठीक है। तो उनकी मदर के उस डाउनग्रेडिंग फेज के अंदर जब कमला दास उनके साथ नहीं होंगी तो उसी चीज का पेन और उसी चीज का डर कमला दास के मन में है। तो यहाँ पर बच्चे हमारी पोएट्री कुछ ऐसे शुरू होती है कि कमला दास कहती हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो यानी वो बताती हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी, कोचिन जा रही थी। कब की बात है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की, यानी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग से वो यही चीज के बारे में सोच रही हैं। तो जो भी उनके साथ हुआ बच्चे उसका एक डीप लास्टिंग इम्पैक्ट उनके मन पे रह गया, यानी उनके साथ जो भी होगा या जो भी इंसिडेंट की अभी हम स्टोरी में बात करेंगे उसका एक डीप लास्टिंग इम्पैक्ट इनके मन पे रह गया। I saw my mother beside me, तो probably यहाँ पर बच्चे मदर came to see off,
मदर केम टू सी ऑफ डॉटर। तो यहाँ पर मम्मी जो है वो अपनी डॉटर को एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ने आती हैं। एंड क्योंकि मदर काफी ओल्ड हो चुकी है बच्चे, ठीक है, क्योंकि मदर इज वेरी ओल्ड नाउ, ठीक है, तो उनकी मदर जो है वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, तो ऑब्वियसली हल्की फुल्की एक्सर्शन से भी, हल्के फुल्के चलने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं। तो वो कहती है आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कमला दास कहती हैं कि ऐसे ही बैठे बैठे मैंने अपनी मदर को अपने साइड में बैठा हुआ देखा। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मम्मी को अपने साइड में देखा। डोज, डोज का मतलब होता है बच्चे अस्लीप। वो कहती है मेरी मम्मी जो थी वो सो रही थी। क्यों? क्योंकि प्रोबेबली वो बहुत ज्यादा थकी हुई होंगी। एज का भी असर है कि इंसान बहुत जल्दी थक जाता है, हिंदी में कहते हैं उम्र का तकाजा है। ओपन माउथ, और कैसे सो रही है? ओपन माउथ, मतलब बहुत ज्यादा थकी हुई है तभी इंसान ऐसे मुंह खोल के सो जाता है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और वो यहाँ पर अपने मदर के फेस को कंपेयर करती है टू एशेस। एशन, बेटा एशन का मतलब है ऐश के कलर का, ठीक है, तो काफी डल एंड कलरलेस। और वो कहती है मेरी मदर का जो फेस था वो बिल्कुल डल और कलरलेस था, मेरे मदर के चेहरे पर कोई कलर नहीं था, कोई वो लाली नहीं थी। एंड हर फेस looked just like that of a corpse। corpse का मतलब होता है बच्चे डेड बॉडी। तो यहाँ पर कमला दास जो है वो अपने मदर के फेस को एक डेड बॉडी से कंपेयर करती हैं। कैसे? यहाँ पर बच्चे ये लाइक वर्ड यूज करके। तो इधर एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है बच्चे सिमिली। सिमिली वो पोएटिक डिवाइस होता है जहां पर आप एज और लाइक का यूज करके कंपैरिजन करते हो। तो यहाँ पर कमला दास ने अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया है टू अ डेड बॉडी। मगर मैं आप लोगों को पेपर में ये कहूंगी कि कभी भी डेड बॉडी और कॉर्प्स जैसे वर्ड यूज मत करना। यूज दैट समबडी हु इज नो मोर, ठीक है, समबडी हु इज नो मोर, ऐसे ऐसे लाइंस को यूज करना, क्योंकि ऐसे मम्मी को कॉर्प्स बोलना, मम्मी को लाश बोलना, डेड बॉडी बोलना बड़ा अजीब लगता है ना। तो यहाँ पर यूज द वर्ड a person who's no more rather than saying she was dead, ठीक है। अब ऐसे बोलना कि her mother looked dead या her mother looked like a dead body, नहीं, ये नहीं लिखना, मम्मी डेड बॉडी नहीं लग रही थी। she was looking like somebody who's no more, वो ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान अब नहीं रहा हो, यानी उनका फेस का जो रंग था, जो फेस का कलर था वो वैसा हो गया। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब कमला दास ने देखा कि यार वो बचपन का डर जो मैं बचपन में अपने दिमाग से हटा दिया करती थी कि छोड़ यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी थोड़ी ऐसा कुछ हो जाएगा, और आज जब वो अपनी मदर को देख रही है तो उसको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। Her face ashen like that of a corpse and realized with pain, और कमला दास को बड़े दुख के साथ ये रियलाइजेशन एकदम से हिट करती है कि things are getting real, her mother is actually getting old। जिस चीज का उसे बचपन में डर सताया करता था, जिसको उसने अपने दिमाग से ब्रश अवे कर दिया था, ये सोच करके चलो फ्यूचर में देखेंगे, वही डर अब उसके मन में सच होता जा रहा है। That she was as old as she looked, अब जितनी ओल्ड वो दिखती हैं उतनी ओल्ड वो हो चुकी हैं। तो यहाँ पर कमला दास को ये जो हार्श रियलिटी थी अपनी मदर के फेस की, अब वो रियलाइज होनी शुरू हो गई थी। And put that thought away, but soon put that thought away। लेकिन कमला दास जो थी उनमें भी एक वो टेंडेंसी टू एस्केप रियलिटी वाली बात थी, वो भी चार्ली जैसी थी, वो भी चार्ली जैसे रियलिटी से दूर भागना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, उस थॉट को अपने मन से निकालने के लिए, बिकॉज उन्हें पता था कि अगर वो उस चीज के ऊपर ज्यादा पॉन्डर अपॉन करेंगी तो उनका दिल जो है वो धक 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 करने लगेगा, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी उन्हें होने लगेगी और उनके चेहरे पर वो दर्द, दुख, डर दिखने लगेगा। और अगर उनकी मम्मा ने वो चीज देखी तो वो डेफिनेटली उनसे पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ, और फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी, और वो अपनी मदर के आगे वल्नरेबल नहीं होना चाहती थी। तो इसीलिए उसने क्या किया, शी लुक्ड आउट, और उन्होंने अपनी चलती हुई गाड़ी से बाहर देखा। अब जब उन्होंने देखा तो उन्हें दिखती हैं बच्चे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उन्हें क्या दिखती हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। ऑब्वियसली गाड़ी चल रही है तो पेड़ दूसरी डायरेक्शन में। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और दूसरा क्या देखे उन्होंने, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, यानी हैप्पी बच्चों को घर से बाहर आते हुए। और ये बच्चे स्पेलिंग का मतलब ऐसे बिखर जाना नहीं है, स्पेलिंग का मतलब है कमिंग आउट ऑफ होम्स, और बच्चे जो थे वो अपने घर से बाहर आ रहे थे। अब यहाँ पर बच्चे यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ओके, अब यहाँ पर बच्चे दो पॉइंट आप लोगों को बहुत ध्यान रखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ जाओ यंग ट्रीज प्रिंटिंग पर, ठीक है, किस पे आना है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग पर आना है, ठीक है, और एक आना है बच्चे हमें मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग पर।
मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग पर। अब इन दोनों का कंपैरिजन है मेरी उनकी मदर से, नॉट मेरी मदर, उनकी मदर से, ठीक है। ओए होए, इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है, वो मदर से हो रहा है ना। इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है, मदर से हो रहा है। अगर ट्रीज यहाँ पर यंग है तो बच्चे मदर कैसी हैं, मदर ओल्ड है, ठीक है। ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है, ये यंग ट्री स्प्रिंटिंग है। अगर ट्रीज यंग है, स्प्रिंट कर रही है, ये स्प्रिंट बच्चे क्या दिखाता है, ये स्प्रिंट जो है ये एनर्जी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर मदर जो है वो कैसी है, वो टायर्ड है बहुत ज्यादा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर बच्चे दिखाया गया है मेरी चिल्ड्रन, मेरी जो है वो हैप्पीनेस को शो करता है, लेकिन इनसाइड कार कैसी सिचुएशन है, इट इज फुल ऑफ सैडनेस। गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है, गाड़ी के अंदर बड़ी दुखी है कमला दास, बिकॉज उसे अपनी मम्मी के दूर जाने का टेंशन जो है वो सता रहा है। बच्चे, ठीक है, दे आर इन द फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ। ये बच्चे कौन है, ये अपने जिंदगी के पहले दौर के अंदर है। और यहाँ पर मदर कैसी है, मदर जो है बच्चे वो लास्ट फेज ऑफ लाइफ के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर स्पिलिंग जो है वापस से वो विगर को दिखाता है, उनकी एनर्जी को दिखाता है, उनके एंथुजियाज्म को दिखाता है, और वही सब चीजें जो है यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी एंड एक्टिवनेस। और वही दोनों चीजें जो है बच्चे वो इधर इनके अंदर मिसिंग है, राइट। तो यही पर कंपैरिजन किया गया है यंग ट्री स्प्रिंटिंग में और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग में विद मदर। और बच्चे ये यंग ट्री स्प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग के अंदर एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है जिसका नाम है सिंबोलिज्म। और ये सिंबोलिज्म में कैसे, बिकॉज ये जो है बच्चे ये आपकी यूथ और एनर्जी को दिखाता है, और ये आपकी हैप्पीनेस फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ और एंथुजियाज्म को दिखाता है। वाइल मदर जो है वो ओल्ड थी, टायर्ड थी, फुल ऑफ सैडनेस थी, अपनी लाइफ के लास्ट फेज में थी, और लैक ऑफ एनर्जी उनमें, मतलब उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा कम थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने विंडो के बाहर देखा वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करता था उनकी मदर से, वो बिल्कुल ऑपोजिट था उनकी मदर से। ओए होए, चल जा भाई, चलो भैया चलो। ओहो, ये मेरा प्रेजेंटर क्यों नहीं चल रहा। अब फाइनली मौका आता है बच्चे एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक का। अब वो कहती है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब क्या होता है, वो जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं और एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो जाता है, यानी बच्चे ये उनकी फाइनल मोमेंट ऑफ सेपरेशन को दिखाता है कि अब फाइनली वो अपनी मम्मा से जो है दूर होती जा रही हैं। फाइनली शी इज गोइंग फार अवे फ्रॉम हर मदर, स्टैंडिंग एट अ फ्यू यार्ड्स, कि उसकी मम्मी जो है वो पास में ही खड़ी है, येट शी इज सो फार अवे फ्रॉम हर इन द टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ बीइंग हेल्पलेस। ये कमला कुछ नहीं कर सकती मम्मी को बचाने के लिए। आई लुक्ड अगेन एट हर, वो कहती है मैंने तब अपनी मम्मी को फिर से एक बार देखा, टू कैप्चर हर इमेज, अपने दिमाग में उनकी एक छवि को रखने के लिए, उनकी शक्ल को देखने के लिए, वैन एंड पेल। और वो कहती है लेकिन उनकी शक्ल से ही वो बहुत ही टायर्ड और बहुत ही डल, बहुत ही कलरलेस लग रही थी, एज लेट विंटर्स मून। और वो वापस से कंपेयर करती है एज लेट विंटर्स मून, और वो कहती है कि मेरी मदर का जो चेहरा था वो लेट विंटर्स मून जैसा लग रहा था। यहाँ पर बच्चे क्योंकि एज यूज किया गया है तो इधर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है उसका नाम है सिमिली, लेकिन यहाँ पर उसकी मदर के फेस को किससे कंपेयर किया गया है, वापस से लेट विंटर्स मून से। अब बच्चे लेट वर्ड हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, अ पर्सन हु इज डेड, है ना, या पर्सन हु इज नो मोर, क्योंकि मैं आप लोगों को वही चीज बता रही हूँ, डेड लिखने से अच्छा पर्सन हु इज नो मोर लिखना। तो यहाँ पर लेट जो है बच्चे उसकी मदर की इम्पेंडिंग डेथ को दिखाता है कि बहुत जल्दी उसकी मम्मी जो है जिस तरीके से वो ओल्ड होती जा रही हैं, बहुत जल्दी उनके भी दिन आ जाएंगे और शायद वो भी ना बचे। विंटर, अब बच्चे विंटर जिस तरीके से लास्ट सीजन होता है, वैसे ही जो हमारी मदर है वो यहाँ पर कहाँ पे है भैया, वो लास्ट फेज में है। और अगर आपने विंटर का मून देखा हो बच्चे तो वो बहुत ही ज्यादा फॉगी और ब्लरी होता है, यानी उसका जो दिखना होता है वो बहुत ही अनसर्टेन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मदर की जो लाइफ है बच्चे वो भी बहुत ही अनसर्टेन दिखाई गई है। जिस तरीके से विंटर मून जो होता है वो डल होता है और काफी
पेल होता है, वही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर कमला दास की मदर के फेस पर भी थे। यानी कमला दास की जो मदर थी वो भी एकदम ओल्ड, डल और पेल सी लग रही थी। Felt that old familiar ache। अब वो कहती है कि अपनी मम्मी को वैसे देखकर मेरे मन में वो बचपन का जो फेमिलियर एक था, वो जो दर्द था ऑफ लूजिंग माई मदर, दैट यू नो सून देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम एंड आई विल लूज माई मदर, माई चाइल्डहुड फियर। और वो कहती है मेरा चाइल्डहुड फियर जैसे आज तक मैं दैट आई हैव skipped thinking of। वो कहती है वो एक ऐसा डर जिसके बारे में आज तक मैं स्किप करती आई हूं, एक ऐसा टॉपिक जिसपे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी ताकि मेरा मूड खराब ना हो, आज उसी चीज को मैं अपनी रियलिटी बनते हुए देख रही हूं, तो ऑब्वियसली उसका मूड तो खराब हो ही जाएगा। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। वो कहती है लेकिन वहां पर मैंने अपनी मम्मी के आगे कुछ नहीं शो किया, उसने अपने इमोशंस जो थे बच्चे सप्रेस कर लिए, उन्होंने अपने इमोशंस जो थे वो छुपा लिए। शी सप्रेस्ड हर इमोशंस एंड शी सेज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर उसने एज अ फॉर्म ऑफ होप अपनी मम्मी को बोला कि अम्मा मैं आपको फिर मिलूंगी, इस उम्मीद में खुद को देने के लिए भी और मम्मी को देने के लिए भी कि आप चिंता मत करो, हमारी मुलाकात फिर होगी। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर बच्चे स्माइल स्माइल एंड स्माइल के अंदर एक पोएटिक डिवाइस जो है वो यूज किया गया है जिसका नाम है रेपिटेशन। यहाँ पर रेपिटेशन यूज किया गया है बच्चे एम्फसाइज करने के लिए, एम्फसाइज ऑन हाउ स्माइल्स कैन बी डिसेप्टिव। ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से इंसान जो है वो कभी कभी मन से बहुत दुखी होता है लेकिन मुंह के ऊपर वो सिर्फ हंसता रहता है, सिर्फ स्माइल करता है ताकि वो अपने आसपास वाले लोगों को या अपने चाहने वालों को दुखी परेशान ना करे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये पोम बच्चे बिल्कुल क्लियर होगी। अब आइए इसके ऊपर एक सवाल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड दीजिए, मैं अपने प्रेजेंटर में सेल वापस से लगा लूं क्योंकि ये चल नहीं रहा है। हाँ चल गया, थैंक गॉड। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। बच्चे मैं से पोम पढ़ूंगी। I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। तो ये पोम को हम समझ चुके हैं लाइंस को। अब इस पे सवाल आता है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द सेम पोएटिक डिवाइस। अब आपको पोएटिक डिवाइस पता है बच्चे, यहाँ पर लाइक और एज का जब यूज होता है तो अब आप कहते हो कि वहां पर सिमिली यूज किया गया है। तो अब आपको क्या करना है, इन ऑप्शन में से सिमिली का आंसर ढूंढना है। लाइफ as adventurous as a road trip is quite thrilling। तो मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर as यूज किया गया है, पर मैं एक बार बाकी ऑप्शंस भी देखना चाहती हूँ। He is a lion। तो यहाँ पर जो बच्चे जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है ना वो मेटाफर है, बिकॉज यहाँ पर उसको लायन से कंपेयर किया गया है लेकिन as डायरेक्ट नहीं लगाया गया, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये ऑप्शन नहीं है। A thing of beauty is a joy forever, ये भी नहीं है। The whole world is a stage, तो बच्चे ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है, ये भी आपका सिमिली नहीं है। सिमिली यहीं पे है बिकॉज लाइक एंड एज यहीं पर यूज किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवाल बच्चे पेपर में दिए जाते हैं। State that the given word statement is true or false। The word ashen implies the poet's veiled fear of her mother's death। बच्चे यहाँ पर ashen जो है, ashen का मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में बताया जाए तो ash like यानी राख के जैसा, ये शो करता है कि poet's veiled, veiled का मतलब होता है hidden fear। तो वो poet का hidden fear दिखाता है, बिल्कुल भी नहीं। ashen जो है ये उनके मदर के फेस के एक्सप्रेशंस के बारे में बताता है, तो इसीलिए बच्चे ये स्टेटमेंट बड़े बड़े अक्षरों में फॉल्स है। ठीक है, The theme of the poem as represented in the given extract is pain of separation। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं pain of separation। एक तो जो कमला दास हैं वो अपनी मदर से दूर जा रही हैं, एक तो ये थीम हो गई बच्चे। दूसरा हम थीम सिंपली कह सकते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, कि समय और प्रलय किसी का भी इंतजार नहीं करते, कि अगर आपने बूढ़ा होना है तो वो तो आप हो ही जाएंगे, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। What is the painful thought that comes to the poet's mind? अब बच्चे ये आप लोगों के स्टेटमेंट बेस्ड आंसर्स हैं और आप लोगों को इन आंसर को स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना होगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि क्या थॉट आता है, that soon her mother will die, soon her mother would die, कि उनकी मदर जो है वो मर जाएंगी। अब क्यों? बिकॉज शी लुक्ड एज ओल्ड, she looked
as old as she was, because जितनी ओल्ड वो थी अब वो उतनी ओल्ड दिखने भी लगी थी, यानी उनके एक्सप्रेशन से पता लगने लगा था कि वो उतनी ज्यादा बूढ़ी जो है वो हो गई है। ठीक है भाई, तो अब आइए बच्चों देखते हैं इसके ऊपर पहला सवाल, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, पोएट का बचपन का डर क्या था, या व्हाट वर कमला दास's फियर एज अ चाइल्ड एंड व्हाई डू दे सरफेस व्हेन शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। तो बच्चे एज अ चाइल्ड कमला दास जो थी वो हर बच्चे की तरह काफी इनसिक्योर थी कि प्रोबेबली यू नो शी इज गोइंग टू लूज हर मदर, जस्ट ऑल द यंग चिल्ड्रन ऑफन आर, एंड इवन वी आर, एंड इवन टुडे वी आर। The same feeling are evoked inside her, वो same feeling उसके मन में वापस से जाग जाती हैं when she was going to the airport, क्योंकि वो अब इस बार अपनी मदर का pale face देखती है, which is a sign of her old age and impending death, कि बहुत जल्दी ऐसा टाइम आ सकता है। तो बेसिकली वो अपने fear getting real को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो अपने डर को यहाँ पर सच्चा होता हुआ देख रही हैं। She is actually able to see her fear getting real. What are the feelings of the poet about the aged mother with reference to the poem My Mother at 66? तो बच्चे जो हमारी पोम है कमला दास, वो एक ऐसी डॉटर है जिन्हें अपनी मदर से बहुत प्यार है, एंड ऑब्वियसली होगा भी, क्यों नहीं। शी कंपेयर्स द एजिंग मदर विद डिफरेंट फेजेस लाइक कॉर्प्स और लेट विंटर्स मून, और उनकी फीलिंग्स उन्होंने पोम में एक्सप्रेस करी हैं, वो उनकी एंग्शियसनेस, उनकी हेल्पलेसनेस, उनकी एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, इन सब चीजों को शो करता है कि यू नो यू कैन नॉट कंट्रोल योर मदर एंड शी इज इन अ डिलेमा। ठीक है, वो क्या है, वो एक डिलेमा में है, डिलेमा ऑफ बीइंग विद हर मदर, कि वो अपनी मदर के साथ रहें, बिकॉज उसे दिख रहा है कि मम्मी यहाँ पर अकेली होगी, मदर अब खुद काम करती होंगी, सब कुछ करेंगी, और हर ओन फैमिली, या फिर वो अपनी फैमिली के बारे में सोचे। तो ये एक्चुअली लड़कियों की यू नो फैमिली में या लड़कियों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ऑर्डियल होता है। She is worried of her mother being alive or not. The poet's smile hides her pain and her fear of losing her. She is repeatedly gripped by the same insecurity, और बार बार वही insecurity उनके मन में आती है, मगर वो ये insecurity अपनी मदर को शो नहीं करती हैं ताकि वो अपनी मम्मा को किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी टेंशन नहीं दे। एक बहुत जरूरी सवाल आता है बच्चे कि उसकी मदर के फेस को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है। तो बच्चे पोएट की जो मदर है वो अब 66 इयर्स की हो चुकी हैं, उनका जो श्रंकन एशन फेस है, यानी झुर्रियों से भरा हुआ डल कलर का फेस है, वो एक कॉर्प्स से, पर्सन हु इज नो मोर लिखना, यहाँ पर कॉर्प्स मत लिखना, एंड शी हैज लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, और अब उनकी मम्मी जो है उनके चेहरे से वो जो नूर था वो खत्म हो चुका है। सिमिलरली लेट विंटर का मून जो है बच्चे वो हेजी, मतलब काफी फॉगी और काफी ब्लरी सा लगता है और काफी ऑब्सक्योर, यानी काफी अनक्लियर सा दिखता है। इट टू लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ, और जो मून होता है वो भी आप देखोगे तो बड़ा डल डल सा दिखता है, उसकी वो चमक नहीं आती। तो एक कंपैरिजन जो है ये बहुत ही नेचुरल है और अप्रोप्रिएट है, और यहाँ पर सिमिली यूज किया गया, और इस तरीके से आप अपने पोएटिक डिवाइसेस, और ये जो हम लोगों ने करा था, मतलब ये कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े तुम लोगों के लिए, ये जो लिखा था ये जरूर याद रखना, ये तुम्हें अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करना होता है। ठीक है, ओके। Why are the young trees described as sprinting? तो बच्चे यहाँ पर पोएट जो है वो अपनी मम्मी के साथ कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी, जब वो बाहर देखती हैं तो उन्हें यंग ट्रीज दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि यू नो द ट्रीज आर गोइंग पास्ट देम विद द स्पीड ऑफ द कार, दे आर सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग, वो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ भाग रहे हों। और पोएट यहाँ पर बच्चे कॉन्ट्रास्ट दिखाती हैं, पोएट यहाँ पर एक ऑपोजिशन दिखाती हैं उन पेड़ों के भागने से, क्योंकि वो बताती है कि उसकी मदर जब गाड़ी में सो रही होती हैं तो पेड़ जो है वो बाहर भाग रहे होते हैं, और ये उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिखाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू। What is the significance of the parting words of the poet and her smile in My Mother at 66? तो बच्चे जो parting words है see you soon अम्मा, कि मम्मी मैं आपको फिर मिलूंगी, वो एक उम्मीद दिखाता है जो कमला दास के मन में है कि शायद से एक समय ऐसा आएगा या शायद से मुझे वो मौका मिलेगा कि मैं अपनी मदर को वापस मिल पाऊंगी, और वो कंफ्यूजन दिखाता है उनके मन में कि यू नो क्या मुझे वो मौका मिलेगा, इज द वर्ड या इज द डेस्टिनी एवर गोइंग टू गिव मी दैट चांस अगेन ऑफ सीइंग माई मदर एंड मीटिंग हर। हर सुपरफिशियल स्माइल, यानी उनकी जो आर्टिफिशियल स्माइल थी, उनकी जो फेक स्माइल थी, वो बेसिकली अपने मन को समझाने के लिए और अपनी मदर को टेंशन ना देने के लिए थी। वो उनकी हेल्पलेसनेस दिखाता है कि कभी कभी जिंदगी में कई चीजें हमारी
एक्सपेक्टेशन से बाहर हो जाती हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। शी इज एंग्शियस अबाउट हर मदर्स फ्रेल हेल्थ, वो अपनी मम्मी की वीक हेल्थ को लेकर बहुत टेंशन में है। एंड फियर्स कि कुछ भी उनके साथ हो सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड शी ऑल्सो नर्चर्स फेंट होप, यानी शी हैज, अभी भी उनके मन में वो थोड़ी बहुत होप है कि उनकी मदर जो है वो सर्वाइव कर जाएंगी, कि वो लोग वापस मिल पाएंगे। ठीक है, तभी वो कहती है सी यू सून अम्मा, लास्ट में स्माइल 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 करके, स्माइल 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 दैट ऑलवेज डू। ये हमारे बचपन में स्कूल में एक छोटे बच्चों के किंडरगार्टन की वो राइम हुआ करती थी, स्माइल 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 दे ऑलवेज डू। अब जो कोई लांसेस कॉन्वेंट में होगा उसे पता होगा। चलिए एनीवेज स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो बच्चे पोएट्स एंड पैनकेक्स इज अ स्टोरी रिटन बाय अशोका मित्रन। ठीक है, ये स्टोरी जो है बच्चे ये अशोका मित्रन ने लिखी है। अशोका मित्रन एक बहुत ही फेमस राइटर है अपने टाइम के, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चे ये 1979 के चेन्नई की स्टोरी है, जिसे हम उस समय पर मद्रास बोला करते थे। ठीक है, तो उस समय के मद्रास की स्टोरी है बच्चे, जहां पर एक बहुत बड़ा स्टूडियो हुआ करता था, एक थिएटर स्टूडियो हुआ करता था, जिसका नाम था बच्चे जेमिनाई स्टूडियो। ठीक है, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था जेमिनाई स्टूडियो। अब बच्चे चैप्टर का नाम रखा गया है पोएट्स एंड पैनकेक्स, लेकिन मैं बेसिकली आप लोगों को बता दूं कि स्टोरी के अंदर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग कनेक्टेड इन द स्टोरी, एवरीथिंग हैज अ सेपरेट थीम, एवरीथिंग हैज अ सेपरेट बेस। तो इस चैप्टर को थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। देखिए बच्चों, पोएट्स एंड पैनकेक्स के अंदर एवरीथिंग इज मेंशन्ड डिफरेंटली, नथिंग इज द सेम हियर। कैसे इज नथिंग इज द सेम? बिकॉज यहाँ पर बच्चे वो बात करते हैं कुछ पोएट्स की और पैनकेक्स की। अब बच्चे ये पैनकेक्स जो है आप लोगों के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये खाने वाला पैनकेक नहीं है। यहाँ पर यूज किए जाने वाला बच्चे एक मेकअप ब्रांड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूज किए जाने वाला एक बहुत ही फेमस मेकअप ब्रांड है जो ये लोग यहाँ पर यूज करते हैं, जिसका नाम है पैनकेक्स। ठीक है, अब ये मेकअप ब्रांड बच्चे ऐसा है जो यहाँ के सारे लोग यूज करते हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हीरोइन, इन सबके मुंह पर ये लगाया जाता है। और सबसे पहले बच्चे आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि किसी भी स्टूडियो के अंदर, जो स्पेशली यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे जेमिनाई स्टूडियोज की, तो जेमिनाई स्टूडियो में भी बच्चे कुछ पार्ट्स हैं अलग अलग। ठीक है, कैसे? जेमिनाई स्टूडियो में आपके पास एक मेकअप डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? जहां पर हमारे पास एक मेकअप डिपार्टमेंट होगा, वैसे ही बच्चे हमारे पास एक स्टोरी डिपार्टमेंट होगा। ये दो डिपार्टमेंट के बारे में पहले हमारी स्टोरी में बताया गया है। उसके बाद बताया गया है बच्चे हमारी स्टोरी में हमें MRA के बारे में, दैट इज मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के बारे में। उसके बाद आता है बच्चे एक मिस्ट्री मैन हमारे यहाँ पर, और उसके बाद ये पूरी स्टोरी जो है वो इस मिस्ट्री मैन के ऊपर चलती है। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी को बच्चे आप लोग 4 पार्ट्स में करके समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे मेकअप डिपार्टमेंट को, फिर समझेंगे स्टोरी डिपार्टमेंट को, फिर जाएंगे MRA के ऊपर, और फिर जाएंगे मिस्ट्री मैन के ऊपर, और उतने में स्टोरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये स्टोरी जो है बच्चे ये एक बुक से लिया गया है। ठीक है, अशोका मित्रन ने किताब लिखी थी, अशोका मित्रन ने एक बुक लिखी थी, माई ईयर्स विद द बॉस। ठीक है, माई ईयर्स विद द बॉस, उस किताब का ही बच्चे ये एक एक्सर्प्ट है, उस किताब का ही एक पार्ट है पोएट्स एंड पैनकेक्स जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स को। तो बच्चे लेसन जो है ये माई ईयर्स विद द बॉस से लिया गया है, और ये चैप्टर जो है बच्चे अशोका मित्रन ने लिखा है। इस एक्सर्प्ट में वो सारे एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने इस जेमिनाई स्टूडियो को जिंदा रखने में मदद करी थी। फ्रॉम पैनकेक मेकअप ब्रांड टू द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, फिर सुब्बू ऑफ द लॉयर, एवरी एलिमेंट हेल्प्ड इन मेकिंग जेमिनाई स्टूडियो अ सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी। और उस एक एक डिटेल के बारे में वो बताते हैं कि जेमिनाई स्टूडियो कैसे कैसे फेमस होता गया। तो सबसे पहले बच्चे हमारी स्टोरी जो है वो शुरू होती है मेकअप ब्रांड से। ठीक है, जिसका नाम था पैनकेक। अब होता क्या था बच्चे, यहाँ पर ये मेकअप ब्रांड जो है पैनकेक, ये ट्रक लोड्स में आता था। ठीक है, यानी बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर पैनकेक मेकअप ब्रांड को मंगाया जाता था। अब बच्चे अगर लड़कियों को पता हो तो पैनकेक आज भी यूज किया जाता है। पैनकेक ना एक तरीके का फाउंडेशन होता है। अब आप लोगों को, लड़कों को भी फाउंडेशन तो पता ही होगा क्या है। फाउंडेशन एक तरीके का क्रीम होता है बच्चे, जो आप लोगों के चेहरे के ऊपर लगाया जाता है। जैसे आप लोग घर पे पेंट करते हो ना, ऐसे चेहरे को पेंट करने के लिए सबसे पहले उसमें फाउंडेशन की लेयर लगाई जाती है।
तो मूवीज में बच्चे आप लोगों को पता है बहुत बड़े बड़े कैमरास होते हैं, तो वहां पर आप लोगों को क्या चाहिए होता है, वहां पर आप लोगों को एक अच्छी अपीयरेंस चाहिए होती है, एक प्रेजेंटेबल लुक चाहिए होता है इंसान का। और वो प्रेजेंटेबल लुक आप कैसे देते हो, वो प्रेजेंटेबल लुक बच्चे आप देते हो यहाँ पर उनके चेहरे पर मेकअप पोत के, क्या करके, मेकअप लगाकर। तो बच्चे बेसिकली क्या कहानी है, हमारा मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है जिसका नाम है पैनकेक, ठीक है। इट इज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, ठीक है। ये पैनकेक क्या है, ये ब्रांड नेम है उनके मेकअप मटेरियल का, और ये जेमिनी स्टूडियो भंडार में मंगाता था, बिकॉज एक्टर से लेकर क्राउड तक हर एक के चेहरे पर यही पोता जाता था ताकि वो लोग कैमरा में सुंदर लगे, ठीक है। अब ये बच्चे एक ऐसा मटेरियल था जो इनके मुंह पर लगाया जाता था, जो एक डिसेंट लुकिंग आर्टिस्ट को एक हिडियस क्रिम्सन मॉन्स्टर में बदल देते थे, क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर में बदल देते थे। वो कहते हैं मतलब ये एक ऐसा मेकअप का आइटम था जो आप एक सीधा साधारण इंसान को सामने खड़ा करो, थोड़ी देर बाद वो आपको झांकी बनाकर भेजेंगे, एकदम वो रामलीला वाली, एकदम मुंह को पोत रखा है बहुत ज्यादा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने रामलीला वाले लोगों का मेकअप देखा होगा ना, तो उनके फेस के ऊपर आपको अलग से एक पेंट टाइप लेयर दिखेगी, वो पैनकेक की है, और आज भी पैनकेक यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो एक डिसेंट लुकिंग पर्सन को एक हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, यानी उसको रेड कलर का वो भूत सा बना देते हैं, ह्यूड मतलब कलर, रेड कलर का मॉन्स्टर उसको बना दिया जाता है। अब कहानी ये है कि बच्चे भले ही आप रियलिटी के अंदर झांकी लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस समय की शूटिंग्स जो थी बच्चे वो इंडोर्स करी जाती थी, तो इंडोर शूटिंग के अंदर आप लोगों को ज्यादा मेकअप करना पड़ता था, मुंह पे लीपा पोती करनी पड़ती थी, ताकि जब आप कैमरा में दिखो तो आपका चेहरा जो है वो प्रेजेंटेबल दिखे। तो कभी कभी क्या होता था कि जब शूटिंग्स इंडोर होती है, 90% शूटिंग्स इंडोर होती थी, तो इसीलिए लोगों के मुंह पर भर भर के ऐसे पेंट की तरह जो था मेकअप लगाया जाता था। जो सेट और स्टूडियो लाइट्स थी आर रिक्वायर्ड, तो जो पोर्स थे फेस के उन्हें बंद करना बहुत जरूरी था, और ये काम वो लोग पैनकेक से करते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि चेहरे को इतना ज्यादा उस पे वो लगाया जाता था, पैनकेक, इतना ज्यादा मेकअप लगाया जाता था कि इंसानों के चेहरों के पोर्स ही बंद हो जाया करते थे। और वो बताते हैं उस समय पे दिस थिंग यूज्ड टू बी अ फियर्स मिजरी, वो बताते हैं कि उस समय पर ये मेकअप मुंह पर लगाना एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का सबब था। क्यों? बिकॉज बेटा पहली चीज तो इनका मेकअप रूम दिखता कैसा था, इस पे बात करते हैं। तो बच्चे इनका जो मेकअप रूम था ना, वो एक हेयर कटिंग सैलून जैसा दिखता था, ठीक है, और वो एक बिल्डिंग के अपस्टेयर्स पर था, यानी एक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे था। ऐसे बिलीव किया जाता है कि वो जगह जो थी उस समय के एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उन्हीं का स्टेबल था। स्टेबल का मतलब एक्चुअली वो घोड़े रखने वाली जगह नहीं, लेकिन वो जगह जहां पर वो रुका करते थे। अब बच्चे मेकअप रूम जो था वो एक हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था, बिकॉज वहां पर बहुत बड़े बड़े मिरर्स हुआ करते थे और इनकैंडिसेंट लाइट्स हुआ करती थी। बेसिकली आप लोगों ने वो हैलोजन लाइट्स देखी होंगी ना शादियों के अंदर, वो जो बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं इस तरीके की, जो मैं कैसे बताऊं, वो जो इतनी बड़ी सी एक लाइट होती है, ऐसे 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 इतने सारे लाइट्स, बहुत बड़ी बड़ी जो लाइट्स लगी होती हैं, मर्क्यूरी लाइट्स इन्हें कहा जाता है, जो आप लोगों की स्ट्रीट लाइट्स में, बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट्स में लगती है। तो इससे इधर इनकैंडेसेंट लाइट्स होती थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट हो जाती थी। अब सारे के सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, सारे के सारे लोग जो थे वो एक ही जगह पर बैठ के तैयार हुआ करते थे। एंड जब सब लोग एक जगह पर बैठकर तैयार हुआ करते थे, तो सब लोगों के एक जगह पर तैयार होने की वजह से इतनी ज्यादा हीट क्रिएट हो जाती थी कि वो कहते हैं कि यहाँ पर इतनी गर्मी लगती थी हम लोगों को मुंह पर मेकअप लगाने में। एक तो पूरा मुंह मेकअप कर दिया, ऊपर से इतनी गर्मी, ऊपर से इतने सारे लोग, तो इसे ये सब हमारे लिए एक फियर्स मिजरी जैसा था। अब बताते हैं कि मतलब एक ऐसा हॉट मिजरी जैसा कि मतलब भैया मुंह जल रहा है, इतनी बुरी हालत हो जाया करती थी। अब वो कहते हैं कि इट वाज अ मिजरेबल ऑफ एक्सपीरियंस बीइंग स्कॉच्ड, ठीक है, वो एक बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस था कि जल रहा होता था चेहरा कि भैया कहाँ फंसा दिया हमें। अब वो बताते हैं कि मेकअप रूम जो था ना, वो नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत ही वेरी गुड एग्जाम्पल था। वो कहते हैं उस समय पर जब दुनिया में हम लोगों को नेशनल इंटीग्रेशन सिखाई जा रही थी, उस समय पे जब हम लोगों को हैशटैग भाईचारा सिखाया जा रहा था, किसी उस समय पर हमें जेमिनी स्टूडियो में भाईचारा सिखाना नहीं पड़ा, हमें भाईचारा दिखता था। वो कहते हैं सबसे पहले हमारा जो ये जेमिनी स्टूडियो था, इसे एक बंगाली हेड करता था। फिर जब बंगाली को लगा कि यार
मैं तो बहुत बड़ा हो गया इस जगह के लिए, फिर वो यहाँ से निकल जाता है। बंगाली के बाद एक महाराष्ट्रियन आता है, महाराष्ट्रियन के साथ उसे असिस्ट करने वाला था एक धरावर कानाडी का, उसके अंडर एक आंध्रा का आदमी था, एक मद्रासी इंडियन क्रिश्चियन था, एक एंग्लो बर्मीज था और बहुत सारे लोकल तमिल्स थे। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेरियस रिलीजन्स के लोग जो थे वो सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ रहकर काम कराया करते थे। एवरीबडी यूज्ड टू वर्क टुगेदर एंड यू नो दे हैड डिफरेंट ओपिनियंस, दे हैड डिफरेंट आइडियाज एंड एवरीथिंग, और ये सब लोग मिलकर यहाँ पर काम करते थे। तो इनका जो मेकअप डिपार्टमेंट था बच्चे, इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इन लोगों के मेकअप डिपार्टमेंट की एक हायरार्की भी थी। हायरार्की का मतलब क्या होता है बच्चे? हायरार्की का मतलब होता है एक ऑर्डर ऑफ कमांड, ठीक है। यहाँ पर इनके अंदर जैसे वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, एचओडी, उसके बाद टीचर, ऐसा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही था बच्चे। यहाँ पर जो चीफ मेकअप मैन था वो हीरो और हीरोइन का मेकअप करता था, जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकंड हीरो और हीरोइन का मेकअप करता था, और इनके पास बच्चे एक ऑफिस बॉय था जो क्राउड के मुंह पर लीपापोती किया करता था। अब सरप्राइजिंग बात तो ये है बच्चे कि हमारे यहाँ पर जो हमारे वो है, अब हमारे यहाँ पर जो हमारे ऑफिस बॉय है वो एक बॉय तो बिल्कुल भी नहीं थे, ही वॉज अ मैन ऑफ 40 ईयर्स, ठीक है। वो 40 ईयर्स के आदमी थे और उन्होंने जब बचपन में, जब अपने टाइम में जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था तो उन्होंने इस उम्मीद में किया था कि वो एक स्टार डायरेक्टर, स्क्रिप्ट या लिरिक्स राइटर जो है वो बनेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वो बन गए क्या, वो बन गए ऑफिस बॉय, और उनका काम क्या था? काम था क्राउड के मुंह पर ऐसे बाल्टी भर भर के ऐसे लेके लीपापोती करना। तो बेसिकली ही वाज गिवन अ मिनाइल जॉब, उनको जो काम दिया गया था बच्चे वो बहुत ही छोटा था। अब इसकी वजह से हमारे ऑफिस बॉय जो थे वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे और वो कहते थे कि यार मैं करने तो इतना कुछ आया लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, और मेरी फ्रस्ट्रेशन और मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे मिस फॉर्च्यून के लिए वो किसको ब्लेम करते थे? वो सुब्बू को ब्लेम करते थे। अब सुब्बू बच्चे कौन था? सुब्बू के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सुब्बू इनके मेकअप डिपार्टमेंट, सॉरी, स्टोरी डिपार्टमेंट का और इनके प्ले डिपार्टमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल मेंबर था। तो वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सिर्फ सुब्बू की वजह से हो रहा है। मेरे जितने भी वोज हैं, मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जितनी भी इग्नोमिनी है, यानी मेरे जितने भी इग्नोरेंस मुझे यहाँ पर फेस करनी पड़ती है, जो भी परेशानी मैं यहाँ पर फेस कर रहा हूँ, जो भी निग्लेक्ट मैं फेस कर रहा हूँ, वो सब सुब्बू की वजह से हो रहा है। अब बच्चे सुब्बू बेसिकली कौन था? तो सुब्बू का पूरा नाम है बच्चे कोथामंगलम सुब्बू, और ये स्टोरी डिपार्टमेंट का हिस्सा थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में। अब इमेजिन करो मेकअप डिपार्टमेंट के आदमी को स्टोरी डिपार्टमेंट के आदमी से परेशानी है। अब ये कोथामंगलम सुब्बू थे कौन? तो बच्चे कोथामंगलम सुब्बू की बात अगर की जाए तो ये सेकंड इन कमांड थे जेमिनी स्टूडियो में, ठीक है। ये बॉस के, यानी जो इनका बॉस थे मिस्टर वासन, उनके सबसे क्लोज इंसान थे, ठीक है। नंबर 2 थे ये जेमिनी स्टूडियो में, मतलब अगर सबसे ऊपर वासन तो वासन का राइट हैंड कौन? कोथामंगलम सुब्बू। अब सुब्बू जो थे बच्चे वो स्टोरी डिपार्टमेंट का पार्ट भी थे, इनका काम स्टोरी राइटिंग भी था। दूसरा बच्चे ही वाज एन एक्सीलेंट एक्टर, ठीक है। ये बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन हमेशा ना ये लोग हमेशा सेकंड हीरो का रोल प्ले करते थे। इन्होंने कभी भी मेन हीरो का रोल प्ले नहीं किया, ये हमेशा सेकंड हीरो का रोल प्ले करते थे। और हमारे जो ऑफिस बॉय हैं, ऑफिस बॉय का मानना ये था कि जस्ट बिकॉज सुब्बू, ठीक है, जस्ट बिकॉज सुब्बू एक ब्राह्मण है, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो एक ब्राह्मण है सो ही इज प्रिविलेज्ड। तो उनका मानना यह था कि हम तो भैया ब्राह्मण नहीं है इसलिए हमें इतनी प्रिविलेज नहीं दी जाती है, ही इज अ ब्राह्मण, तो इसीलिए उनको बहुत ज्यादा प्रिविलेज जो है सोसाइटी के अंदर मिलती है। अब अगर बात की जाए कोथामंगलम सुब्बू की तो बच्चे ही वाज एक्चुअली अ ट्रिमेंडस एनॉर्मसली टैलेंटेड पर्सन। इट वॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भैया हमारे जो ऑफिस बॉय हैं वो जलते हैं इनसे, कि वो ऐसा वैसा, ऐसा नहीं था। ही वॉज एक्चुअली अ वेरी प्रोलिफिक राइटर एंड अ वेरी गुड एक्टर। ही हैड एन एफ्लुएंट एक्सपोजर, बहुत अच्छा एक्सपोजर था इनके पास काम का, ठीक है। रिच इन हिज वर्क, मतलब बहुत अच्छा एक्सपोजर था, अपना काम ये बहुत अच्छे से करते थे, ठीक है। आप कितनी भी मुसीबत की सिचुएशन में इनको डाल दो ये हमेशा चीयरफुल लगते थे। ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा काफी पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये चलते थे। लॉयल थे बॉस की तरफ, क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी थी और बहुत टैलेंटेड थे, और ये सारी चीजें ऑब्वियसली बॉस के एडवांटेज में थी। तो देखा जाए तो हमारे सुब्बू जो थे ना बच्चे वो ऑलराउंडर थे, स्टोरी डिपार्टमेंट का पार्ट भी थे, ठीक है,
एक्टिंग का पार्ट भी थे, वासन के हेल्प भी करते थे। तो मतलब देखा जाए तो जैसे इन्होंने ना अपनी पकड़ बड़ी मजबूत करी हुई थी ऑफिस के अंदर। जेमिनाई स्टूडियो में इनकी जो पकड़ थी, जेमिनाई स्टूडियो में इन्होंने हर जगह में अपने पैर पसार रखे थे और हर जगह इन्होंने अपनी एक वो कंडीशन जो है वो बना रखी थी। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, ऐसा लगता था जैसे मानो ये फिल्म्स के लिए ही बने हैं। और जब भी फिल्म मेकिंग करनी होती थी, सुब्बू के आसपास होने से फिल्म मेकिंग बहुत आसान हो जाया करती थी। कहानी ये होती थी कि अगर आप कहीं पर भी अटक रहे हो तो ठीक है, ही हेल्प्ड विद द प्लॉट। इनकी कहानी क्या थी, जब भी आपको किसी भी सीन में अटक रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो सीन को कैसे शूट किया जाएगा, उस केस के अंदर यहाँ पर हमारे जो सुब्बू थे वो आते थे और ऐसे 10-15 आइडिया लोगों के सामने रख दिया करते थे कि इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जैसे एक सीन था कि टाइगर रैट ने, चूहे ने टाइगरेस को मार दिया, टाइगर के बच्चे बच गए हैं। तो एक सीन ये था कि पानी में चूहा जाकर टाइगर के बच्चों को बाहर निकाल के लाएगा और उनका ध्यान रखेगा। तो ऐसे ऐसे सीनों में भी हमारे सुब्बू ने 15-15, 20-20 ऑल्टरनेटिव दिए कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब apart from being a writer, apart from being a very good actor and apart from being a member of story department, apart from being second at Gemini Studio, हमारे जो सुब्बू थे वो एक बहुत ही अच्छे पोएट भी थे और वो पोम्स लिखते थे अब हाई ऑर्डर। हाई ऑर्डर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल पोम्स, बेसिकली ऐसे पोम्स जो आप इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। थोड़ी अम्बर्टो, अभी तुम लोगों को अभी कराऊंगी चैप्टर तो पता लगेगा अम्बर्टो इको वाला अगली क्लास में। तो वो थोड़ी सी जो पोम्स लिखते थे ना बच्चे, वो थोड़ी हायर ऑर्डर की होती थी, यानी जो भी चीजें वो लिखते थे थोड़ी सी दिमाग लगाकर समझने वाली होती थी। He chose to write for the masses, ठीक है, उन्होंने कॉमन मैन के लिए लिखा। उनकी एक किताब थी बच्चे जिसका नाम था थिलाना मोहलंबल। ये बच्चे उनकी बहुत फेमस नॉवल थी और उसमें उन्होंने लाइफ लाइक कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन डाली थी। मतलब बेसिकली उसमें इतने अच्छी कैरेक्टर्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट ही वाज नोन फॉर दिस नॉवल। अब कहानी ये थी, he was rather than being known for his writing, he was known as a actor, because जब भी ये फिल्मों में जाते तो ये सेकंड रोल इतना अच्छा करते कि हमारे मेन रोल के इंसान की एक्टिंग जो थी वो फीकी पड़ जाती। He was an excellent actor, लेकिन वो कभी भी मेन लीड रोल्स के लिए आगे नहीं बढ़े। उसके अलावा ही वॉज वेरी चैरिटेबल, कोई दोस्त, दूर का रिश्तेदार, सब लोगों को इन्होंने अपने घरों में रखा हुआ था, ठीक है। ही यूज्ड टू फीड देम, उनको खाना देते थे, ये उनको अपने घर में रखते थे, उनको शेल्टर देते थे, फूड देते थे। और वो कहते हैं ही वॉज इनप्रोविडेंट मैन, मतलब उनको गलत काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इतने अच्छे इंसान होने के बाद भी वो कहते हैं कि उनके एनिमीज थे और सबसे बड़ा एनिमी तो भैया उनका ऑफिस बॉय ही था, बिकॉज ऑफिस बॉय वॉज जेलस, ठीक है। अगर आप सिंपल टर्म्स में ये बताओ तो ऑफिस बॉय जो था वो जेलस, वो जेलस था इस चीज से, और ये जेलसी जो थी वो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा क्लियरली झलकती थी। अब बच्चे इनके स्टोरी डिपार्टमेंट में एक और कैरेक्टर थे जिनका नाम था लीगल एडवाइजर, नाम नहीं पता, जिनका हमें कैरेक्टर पता है वो लीगल एडवाइजर थे। अब लीगल एडवाइजर बड़े ही प्रैक्टिकल आदमी थे, ठीक है, थोड़े पागल साइको भी थे, ये बड़े प्रैक्टिकल मैन थे। ये प्रैक्टिकल क्यों थे बच्चे, बिकॉज हमेशा ये पैंट शर्ट पहन के रहते थे, टाई पहनते थे और समटाइम्स अ कोट ऑल्सो, वाइल बाकी लोग जो थे वो खादी धोती और शर्ट पहनते थे और गांधीइज्म को फॉलो करते थे। उस टाइम पर ही वॉज अ न्यूट्रल मैन, ठीक है। जिस समय पे लोग जो थे वो गांधी जी करते थे, उस समय पे ही वॉज अ न्यूट्रल मैन, ही वॉज अ practical man, and whatever he did, he used to do it after thinking a lot. तो basically आप ये कह सकते हो कि he was unbiased man, और ये बड़े ही unbiased थे। अब ये स्टोरी डिपार्टमेंट में बच्चे एक लॉयर का क्या काम, तो बच्चे लीगल एडवाइजर का काम होता है कोई भी आप ऐसा टॉपिक ना उठा लो जो बाद में आपको प्रॉब्लम दे, उस चीज से आपको बचाना। अब होता क्या था, क्योंकि अगर आप बात करो यहाँ पर तो स्टोरी डिपार्टमेंट में इट वाज फुल ऑफ पोएट्स, ठीक है, फुल ऑफ पोएट्स। और पोएट्स जो होते हैं ना बच्चे वो थोड़े से डेलुलू में जीते हैं, यानी सिंपल सी बात बताई जाए तो वो थोड़े से डेल्यूजनल होते हैं, ठीक है, वो अपनी मनगढ़ंत कहानियों में जीते हैं। जबकि ये आदमी जो थे ये बड़े ही कोल्ड और लॉजिकल आदमी थे, तो ऑब्वियसली आपको जब भी इन्हें देखते थे तो ये हमेशा अकेले होते थे और बड़े हेल्पलेस दिखते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे। ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, मतलब वहां पे जहां पे लोग सपने देखते थे, मनगढ़ंत जिंदगियां जीते थे, वहां पर ये प्रैक्टिकल बात करते थे, वहां पर ये लॉजिक की बात करते थे। एक बार ऐसे ही इन्होंने एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर खराब कर दिया था। अब वो उन्होंने ऐसे किया कि एक बार एक लेडी जो थी, वो एक एक्ट्रेस जो थी, उसे किसी बात पर गुस्सा आता है और अपना गुस्सा वो चिल्ला कर व्यक्त कर रही थी वहां के लोगों के ऊपर, जेमिनाई स्टूडियो के लोगों के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, ये हमारे लीगल एडवाइजर ने उनकी बात को रिकॉर्ड कर लिया और उनकी बात को रिकॉर्ड करके बाद में उन्हीं को सुनाया, ये दिखाने के लिए, थ्रेटन करने के लिए कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, नाउ यू डू व्हाट यू वांट टू, आई टेल यू कि तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके
तरीके से उन्होंने अनविटिंगली जाने अनजाने में करियर का, एक्ट्रेस का करियर भी बर्बाद कर दिया था। लीगल एडवाइजर के बाद आते हैं बच्चे हमारे कैरेक्टर अशोका मित्रन, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ये भी स्टोरी डिपार्टमेंट का काम थे और जनरली बेटा ये अपने क्यूबिकल में, यानी अगर आप मान लो कि ये आपका कैट टेबल है तो टेबल में ऐसे क्यूबिकल्स बने होते हैं ना लोगों के बैठने के लिए, तो ये इनका क्यूबिकल हुआ करता था मान लो। तो ये अपने क्यूबिकल में बैठे होते थे और जनरली आप इन्हें न्यूज़पेपर्स फाड़ते हुए देखते थे। अब कहानी ये थी कि इनको लोगों का ये मानना था कि भैया न्यूज़पेपर फाड़ना तो क्या ही काम होता है, तुम न्यूज़पेपर कटिंग्स जो चिपकाते रहते हो वो कोई ज्यादा काम तो है नहीं। तो कोई भी जब भी इनके क्यूबिकल में आता, कोई भी इनके क्यूबिकल में आता और इन्हें कुछ भी काम देकर वहां से चला जाता, तो बेसिकली इनको वो बिन पैंदे का लोटा समझ रखा था कि भैया इस इंसान ने कुछ काम वाम करना धरना तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, जो भी काम हमें आता है हम इसे दे देते हैं, हम इसे काम देकर चले जाएंगे। बिकॉज पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट ही वाज आइडल। लोगों का मानना यह था कि भैया वो वेल्ले है तो वेल्ले इंसान को फ्री की सैलरी क्यों दे, हम ही जाकर इन्हें कुछ काम दे देते हैं। कभी कभी ऐसे ही ऑफिस बॉय भी आ जाते थे हमारे अशोका मित्रन को इम्प्रेस करने और अपनी पोएट्री वगैरह सुनाया करते थे और कभी सुब्बू की बुराइयां करा करते थे। अब हमारे अशोका मित्रन जो है वो बस भगवान से यही दुआ करते थे उस दिन की, हे भगवान काश आज हमारे यहाँ क्राउड शूटिंग हो रही हो ताकि ऑफिस बॉय की बातों से मैं बच जाऊं। बिकॉज अगर क्राउड शूटिंग होगी तो उस दिन ऑफिस बॉय जो है उनको बिजी कर लिया जाएगा, उन्हें भेज दिया जाएगा काम के लिए कि भैया आप जाओ और आप काम करो, आप मेरे को बातें मत सुनाओ। तो बेसिकली अशोका मित्रन यही कहते हैं कि मुझे इनकी बातें सुनने में बड़ा ही कतई कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब हम बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है बच्चे, ये उन दिनों की बात है जब यहाँ पर इनके एरिया में, या जब इनके इधर एक कैंटीन हुआ करती थी। ठीक है, तो बताते हैं कैंटीन बेसिकली एक प्लेस थी फॉर डिस्कशन। लोग जो थे वो इनके यहाँ पर बैठा करते थे, लोगों से तो कैंटीन जो था बच्चे इनके लिए क्या था, प्लेस फॉर डिस्कशन। लोग यहाँ बैठा करते थे और बातें किया करते थे। अब उस समय पर यहाँ के बच्चों के बारे में आपको याद रखना बेटा, पीपल वर अगेंस्ट कम्युनिज्म। अब यहाँ के जो लोग थे ना वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। अब बच्चे कम्युनिज्म बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है, या कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसके अंदर आप ये कहते हो कि एवरीथिंग विल बी स्टेट कंट्रोल्ड। ठीक है, सब कुछ स्टेट कंट्रोल के अंडर होगा। और जो लोग कम्युनिज्म के, वैसे कम्युनिज्म इज नॉट दैट बैड जितना से दिखाया गया था, तो कम्युनिज्म के अगेंस्ट हैं। दे बिलीव कि अगर कम्युनिज्म सोसाइटी के अंदर चल रहा है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो लोग होते हैं ना दे आर लॉलेस पीपल। ऐसा बोलते थे कि कम्युनिज्म को जो फॉलो करते हैं लोग वो लॉलेस पीपल होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट लॉयल टू फैमिली, दे आर वेरी नॉट लॉयल टू फैमिली। वो मतलब ऐसे हैं कि वो अपने माँ बाप को भी बेच खाएंगे और अपने बच्चों को भी बेच खाएंगे। मतलब दे आर लॉलेस पीपल, दे आर इमोरल पीपल। तो इसीलिए लोग जो थे वो अगेंस्ट थे कम्युनिज्म के। तो ऐसे ही मुझे एक दिन खबर आती है कि फ्रैंक बुचमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जो है वो ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो थे वो यहाँ पर आ रहे थे, इनके यहाँ पर कोई प्ले प्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली बच्चे वो देखा जाए तो वो एक एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट थी, यानी अगेंस्ट कम्युनिज्म वो एक मूवमेंट थी। वो लोग जो थे यहाँ पर कम्युनिज्म के अगेंस्ट ही प्लेस प्रेजेंट करने आ रहे थे और वो जेमिनाई स्टूडियो में आए बच्चे 1952 में। ठीक है, 1952 में वो लोग आए। 200 लोग थे जो अलग अलग नेशनैलिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने यहाँ पर आकर 2 प्लेस किए बच्चे जिनका नाम था जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। सबसे ज्यादा फेमस हुआ बच्चे इनका जोथम वैली। उसका रीजन ये कि पहली चीज तो इनके जो प्लेस थे उनका मैसेज बहुत ही सिंपल था। कॉस्ट्यूम्स बहुत एलिगेंट थे, बहुत अच्छे थे, पर बहुत ज्यादा ऐसा शो शा नहीं किया हुआ था, कुछ ऐसे बढ़ा चढ़ाकर चीजें नहीं दिखाई हुई थी। चीजों को बहुत ही सिंपल वे से रिप्रेजेंट किया हुआ था जो देखने में बहुत अच्छा लगता था। अब जोथम वैली जो था बच्चे उसके अंदर इनके सनराइज और सनसेट के सीन्स थे जो तमिल ड्रामा में अगले आने वाले सालों के लिए करे गए, बिकॉज दे वर सो इम्प्रेस्ड बाय द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के इन 2 प्लेस से। अब जनरली वो सीन होते क्या थे कि आपने एक व्हाइट बैकग्राउंड बना दिया, यहाँ पर एक सूरज उगता हुआ दिखा दिया और पीछे व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर फ्लूट म्यूजिक चल रहा है, करके से म्यूजिक चल रहा है पीछे और आगे तुमने सूरज उगता हुआ दिखा दिया। तो बेसिकली ये सिंपल चीजें जो थी जेमिनाई स्टूडियो ने अपनाई उस समय पे। जेमिनाई स्टूडियो ऑफ 600 वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय देयर प्लेस, बट वो लोग जो थे यहाँ पर वो जेमिनाई के बॉसेस के आउटलुक को चेंज नहीं कर पाए। अब जेमिनाई के बॉसेस कौन, यानी वासन के आउटलुक को चेंज नहीं कर पाए। अब मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के आने से यहाँ लोग बड़े खुश थे बिकॉज दे हैड एक्सपीरियंस समथिंग व्हिच दे एक्चुअली लाइक्ड। अब होता क्या है, थोड़े दिन बाद उनको फिर से खबर आती है, ठीक है, वापस से खबर आती है कि एक पोएट जो है वो विजिट करेगा जेमिनाई स्टूडियो को। ठीक है, पोएट शैल विजिट जेमिनाई स्टूडियो।
अब यहाँ पर पीपल कंफ्यूज, अब वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया तुम मुझे पहले तो एक बात बताओ कि हम यहाँ पर पोएट कंफ्यूज ओवर इंग्लिश पोएट, वो कहते हैं कि भैया हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती नहीं है, हम लोग यहाँ पर हिंदी बोलने वाले साधारण लोग हैं, मातृभाषा बोलने वाले साधारण लोग हैं, हम लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, तो आप लोगों ने हमारे यहाँ पर किसी इंग्लिश पोएट को क्यों बुलाया, लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिंगिंग एन इंग्लिश पोएट हियर, इंग्लिश पोएट क्या ही कर लेगा हमारे लिए, हम क्या ही सीखेंगे इंग्लिश पोएट से। एक सेकंड। तो थोड़े दिन बाद उनको न्यूज आती है कि भैया वो इंग्लिश पोएट नहीं है, वो तो एक इंग्लिश एडिटर है, ठीक है, और इंग्लिश एडिटर है और यहाँ पर उन्हें द हिंदू की रेफरेंस से भेजा जा रहा है। क्या करा जा रहा है? द हिंदू की रेफरेंस से भेजा जा रहा है। अब उन्होंने सोचा कि यार ये किसके एडिटर है, एडिटर ऑफ व्हाट न्यूज़पेपर, ये कौन से द न्यूज़पेपर के हैं, ये द मैनचेस्टर के तो पक्का नहीं है, बिकॉज द मैनचेस्टर उस समय बहुत ही फेमस था, तो वो कहते द मैनचेस्टर के तो एडिटर नहीं है, देन फॉर विच न्यूज़पेपर, तो सवाल था कि कौन से न्यूज़पेपर के ये एडिटर हैं। अब लोगों के मन में सवाल था, ठीक है, मिस्ट्री कंटिन्यू, तो यहाँ पर ये आदमी कौन है, उसका नाम क्या है, ये मिस्ट्री जो थी वो कंटिन्यू करती गई। फाइनली इस आदमी के यहाँ पर आने का दिन आता है। उस दिन बच्चे बड़ी अच्छी तैयारियां करी जाती हैं। मिस्टर वासन जो है वो अपनी एक स्पीच देते हैं। मिस्टर वासन की स्पीच में वो बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे वो डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, वो फ्रीडम के बारे में बोलते हैं, बिकॉज उन्हें खुद को भी नहीं पता कि भैया ये आदमी यहाँ पर कौन है, लाइक हु इज द पर्सन हु इज कम हियर, बिकॉज अभी एसएस वासन से भी ऊपर के लोग हैं जो चीजों को हैंडल कर रहे हैं, तो उन्हें भी नहीं पता था कि ये कौन आया है। अब यहाँ पर हमारा जो इंग्लिश मैन आता है वो यहाँ पर काफी स्पोकन हाई लेवल इंग्लिश, ठीक है, वो आता है थोड़ी सी हाई लेवल इंग्लिश में अंदर आकर लोगों को बोलता है। अब यहाँ के जेमिनाई स्टूडियो के जो लोग हैं वो कंफ्यूज कि भैया ये आदमी क्या बोल के गया, तो वो आता है अपनी स्पीच देकर चला जाता है, और ये सारी की सारी चीजें जो है ये एक मिस्ट्री के फॉर्म में रह जाती हैं कि हु वाज द मैन। वो आदमी आया और स्पीच देकर चला गया, हु वाज द मैन अभी तक किसी को नहीं पता, किसी को पता नहीं लगा कि वो आदमी कौन है। फिर हमारी स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और अशोका मित्रन बताते हैं कि कुछ आने वाले सालों में अशोका मित्रन ने क्या किया। अशोका मित्रन लेफ्ट जेमिनाई स्टूडियो, उन्होंने जेमिनाई स्टूडियो जो था वो ड्रॉप कर दिया, और अब उन्होंने क्या किया, ही टुक अप स्टोरी राइटिंग, और अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टोरी राइटिंग टेकअप किया। अब वो बताते हैं ऐसे ही जब वो एक लाइब्रेरी से जा रहे थे वहां पर उन्होंने द हिंदू को देखा, ठीक है, द हिंदू के अंदर एक काफी आप कह सकते हो कि नॉट सो फेमस कॉलम के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट थी फॉर स्टोरी राइटिंग, ठीक है, एक स्टोरी राइटिंग की एडवर्टाइजमेंट थी वहां पर, और उस स्टोरी राइटिंग की एडवर्टाइजमेंट के अंदर बचे वो दी एनकाउंटर थी इनकी पीरियोडिकल, यानी एक मंथली आने वाली या ईयरली आने वाली एक किताब थी दी एनकाउंटर, उसके लिए वो स्टोरी राइटिंग का कंपटीशन था। अब दी एनकाउंटर का जो बच्चे एडिटर था ना, ही वाज द सेम मैन हु केम टू जेमिनाई स्टूडियो, और ये वो सेम इंसान था जो उस समय पे जेमिनाई स्टूडियो में आया था। और यहां से हमारे अशोका मित्रन को पहली बार ही रियलाइज होता है कि अच्छा ये वही इंसान है जो जेमिनाई स्टूडियो में आया था, एंड दिस इज हाउ ही इज कनेक्टेड टू द हिंदू, बिकॉज द हिंदू का ही एक सब पार्ट है दी एनकाउंटर, जिसके एडिटर हैं ये आदमी। और यहाँ पर आकर इन्हें ये पता लगता है कि इस आदमी का नाम जो था वो क्या था, उनको पता लगता है कि इस आदमी का नाम है स्टीफन स्पेंडर। अब ये स्टीफन स्पेंडर के बारे में अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप लोगों की बुक के अंदर एक पोएट्री है एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, वो इन्होंने ही लिखी है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं है वो इन्होंने ही लिखी है, उनके द्वारा ही दी गई ये पोएट्री है जो आप लोग पढ़ेंगे अपने सिलेबस में आगे, कभी जिंदगी में मौका मिलेगा आप लोगों को तो स्टीफन स्पेंडर ने ही बच्चे ये स्टीफन स्पेंडर ही था जिन्होंने ये एनकाउंटर में डाला। तो भैया हमारे अशोका मित्रन के दिल में तो ऐसा हुआ, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, ठीक है, उनको लगा कि वाह यार मेरे को तो मेरा खोया हुआ भाई मिल गया, बिकॉज उनके मन में वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई कि ये आदमी कौन था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही सबमिटेड द स्टोरी, और उसके बाद उन्होंने ये स्टोरी जो थी ये सबमिट कर दी। तो यहाँ पर आकर बच्चे वो कौन तो यहाँ पर हु तो सॉल्व हो गया,
लेकिन वाई का सवाल आज भी दिमाग में था कि ये आदमी यहाँ पर आए क्यों थे। तो थोड़े टाइम बाद वो बताते हैं कि उस समय पर जब 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उस समय पर रशियन रेवोल्यूशन की जो किताबें थी वो बहुत सस्ती मिल रही थी। तो उन्हें बच्चे एक स्टूडेंट एडिशन में एक किताब मिलती है, ये सस्ती किताब थी, उन्हें स्टूडेंट एडिशन में एक किताब मिलती है जिसका नाम था बच्चे द गॉड दैट फेड। ठीक है, द गॉड दैट फेड। और जब उन्होंने बच्चे ये गॉड दैट फेड किताब खोली तो उसमें उन्होंने देखा कि उसमें 5 प्रोमिनेंट राइटर्स ने, 6 थे, एक बार मैं चेक करती हूँ, उसमें 5 प्रोमिनेंट राइटर्स ने अपना जो था एक्सपीरियंस लिखा हुआ था किसके साथ, विद कम्युनिज्म, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि उनका कम्युनिज्म के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। अब उस किताब में जहां पर लिखा हुआ था कि कम्युनिज्म के साथ लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके अंदर से एक राइटर थे बच्चे हमारे पास स्टीफन स्पेंडर, यानी वही इंसान जो इनके यहाँ पर आते थे, जेमिनी स्टूडियो में आए थे स्पीच देने के लिए। और एक बच्चे इंसान का नाम आप लोगों को याद रखना है जिनका नाम था लुइस फिशर। ये लुइस फिशर वही है, लुइस फिशर, ये बेटा लुइस फिशर वही है जिन्होंने महात्मा गांधी का चैप्टर लिखा था। तो इन दोनों ने ये चैप्टर जो था इसके अंदर अपना पॉइंट बताया था कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा कम्युनिज्म के साथ। और यहाँ पर बच्चे जो गॉड है वो कम्युनिज्म को ही रेफर करता है, तो बेसिकली उन्होंने अपना नेगेटिव एक्सपीरियंस लिखा था उस बुक के अंदर, बताते हुए कि उनका एक्सपीरियंस जो था वो कम्युनिज्म के साथ कितना नेगेटिव रहा। और यहाँ पर आकर हमारे जो पोएट थे अशोकामित्रन ऑथर थे, उनके मन में वो मिस्ट्री सॉल्व होती है और उन्हें ये चीज रियलाइज होती है कि अच्छा, यानी उस समय पर स्टीफन स्पेंडर जब हमारे वहां पर आए थे जेमिनी स्टूडियो में, तो वो इस पर्पस के लिए आए थे बिकॉज वहां पर वो भी एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट, ठीक है, वो भी ग्लोबल एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट का पार्ट थे। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉसेस हैं, ओरिजिनली जिनके बॉसेस हैं लाइक वासन, इनका खुद का कोई रोल नहीं है, बॉसेस लाइक वासन प्ले इन देयर हैंड्स। और ये जो बॉसेस वगैरह हैं ये सब इनके हाथों में खेलते हैं, यानी ये जो कहानी है बच्चे ये हमारी सोच से बहुत परे थी, दैट व्हाट पीपल लाइक्ड एंड व्हाट पीपल डिड नॉट लाइक एट दैट टाइम। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बच्चे ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग स्टोरी से आकर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को कि इस चैप्टर में से हमें कैसे सवाल जो है वो दिए जा सकते हैं। बच्चे इन एनी केस there was this man in the makeup department who would wish the direst thing for Subbu। direst thing का मतलब यहाँ पर बच्चे क्या चीज है, यहाँ पर direst का मतलब है disastrous। और ये कौन से आदमी की बात हो रही है, यहाँ पर ये ऑफिस बॉय की बात हो रही है कि अकेला ऐसा आदमी जो सुब्बू के बारे में गलत सोच सकता था वो कौन था, वो हमारा ऑफिस बॉय था। Pick up the quote that best describes Subbu's role in Gemini Studio based on the story। Life is too short to hang out with people who aren't resourceful। लाइफ बड़ी छोटी है ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए जो तुम्हारा फायदा ना कर सके। अब the more a person limits himself, the more resourceful he becomes। एक इंसान अपने आप को जितना लिमिट करता है उतनी ज्यादा रिसोर्सफुल भी बनता जाता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इंसान को एक्सपोजर चाहिए होता है। Success is not about your resources, it is about how resourceful you are with what you have। Success सिर्फ आपके resources से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जितना आपके पास है उसका बेस्ट यूज आप कैसे कर रहे हो। तो मुझे सुब्बू के लिए ये लाइन बेटर लग रही है, resourcefulness, seeing where you want to go and taking the first step। तो नहीं, तो वजह ऑप्शन नंबर 3 मेरे को सबसे एप्ट लगता है कि रिसोर्सफुलनेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब है, इट मीन्स कि आपके पास जितना है आप उसको सही से यूज कर रहे हो। An extremely talented actress who was extremely temperamental, temperamental का मतलब होता है साफ भाषा में या सिंपल टर्म्स में शॉर्ट टेम्पर्ड, एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी किसी भी बात पे गुस्से में आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, once blew over on the sets, एक बार उसका गुस्सा जो है फट जाता है। Pick up the idiom which best matches blew over। तो बच्चे blew over का मतलब होता है यहाँ पर at one's wits and end, मतलब एक इंसान की मर्जी के हिसाब से चलना। Get bent out of shape, कि आप बिल्कुल ही अपने करेक्टर से बाहर आ गए। Have the blues, मूड खराब हो जाना। Experience pins and needles, तो नहीं। Get bent out of shape मतलब आप अपने रियलिटी से बाहर आ गए, you became different। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट MCQ। Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers। बच्चे यहाँ पर ये किसके लिए लाइन यूज की जा रही है, आप लोगों को पता है कि ये लीगल एडवाइजर के लिए लाइन यूज करी जा रही है। अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, it can be inferred that the man rationalized every thought before it was spoken, कि आदमी हर चीज को बोलने से पहले सोचता था।
माना जा सकता है। फेल्ड टू कंसिडर ह्यूमन इमोशंस, नहीं, इतना भी नहीं था। He was critical of what others did around him, मतलब वो हर चीज जो उनके आसपास होती थी वो उसके बारे में सोचते थे। Egoistic and always thought others lacked reason, ये भी नहीं था। He looked alone and helpless। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि a man of cold logic in a crowd of dreamers। तो इधर हम ये कह सकते हैं कि ओके, वो हमेशा से सिर्फ लॉजिक पर चलते थे, ठीक है। तो उनके ही फेल्ड टू कंसिडर ह्यूमन इमोशंस, तो बड़े कोल्ड लॉजिक की बात करते थे, इमोशंस को कंसिडर नहीं करते थे, और सोशल डायनामिक्स थोड़े से मिसिंग थे उनकी जिंदगी में से। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं बच्चे, Why was the Englishman's visit referred as an unexplained mystery? तो उस इंग्लिशमैन की विजिट जो है बच्चे वो एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री क्यों है? तो बच्चे जब वो इंग्लिशमैन यहाँ पर आता है तो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठते हैं कि ये कौन है, क्या करने आया है जेमिनी स्टूडियो में, इसका क्या काम। तो इंग्लिशमैन का नाम था बच्चे काफी अनफेमिलियर था, बेसिकली लोगों को पता ही नहीं था, और उसके क्रेडेंशियल्स जो थे वो भी अनकन्फर्म थे। बेसिकली वो क्या करता है लोगों को नहीं पता था। No one could understand his speech, so everyone wondered why he had come to a film studio। तो सब लोगों को समझ में ही नहीं आता कि भैया ये यहाँ करने क्या आया है, कि वो एक फिल्म स्टूडियो में यहाँ पर आया है जहाँ पर तमिल फिल्म्स बनती हैं सिंपल लोगों के लिए जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश पोएट्री के अंदर। तो ऐसे टाइम पर ये पोएट एडिटर यहाँ पर क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्सन डूइंग हियर, लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मैन कमिंग हियर। What was MRA and why it was welcomed at the Gemini Studio? तो बच्चे MRA का फुल फॉर्म है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, और वो एक तरीके की काउंटर मूवमेंट थी टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। और क्योंकि यहाँ के लोग जो थे बच्चे वो भी कम्युनिज्म के अवर्स थे, तो ऑब्वियसली भैया वो तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे दुश्मन के दो दोस्त तुम्हारे दुश्मन हो गए ना, तुम्हारे दुश्मन के दोस्त तुम्हारे दोस्त हो गए, सॉरी। They were welcomed at the Gemini Studio due to their political affiliations। उनके political connections की वजह से ही उन लोगों को यहाँ पर welcome किया गया था, because they were also against communism। The big boss of the studio, Mr. Vasan, literally played into their hands। मतलब वासन को कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो people of the Gemini Studio were averse to communism। वो लोग कम्युनिज्म को पसंद नहीं करते थे, तो भैया उन्हें कोई मिल गया सपोर्ट में अपने। So moral rearmament army could not have found a better host in India than the Gemini Studio, because जो काम वो यहाँ करने आए थे वो Gemini Studio में बड़े आराम से कर सकते थे, तो इसीलिए Gemini Studio में they were very much welcomed। सुब्बू का एनिमी कौन था और क्यों था? तो सुब्बू का एनिमी बच्चे ही वाज द बॉय, बेसिकली द मैन एट द मेकअप डिपार्टमेंट। सारी एंगर और फ्रस्ट्रेशन जो थी वो सुब्बू की तरफ थी। द बॉय वाज कन्विंस्ड दैट सुब्बू वाज द कॉज ऑफ हिज वोज एंड मिजरी, कि वही कारण है कि वो आज तक फेमस नहीं हो पाया। द बॉय वाज जेलस ऑफ सुब्बूज राइजिंग स्टार्स, हिज सक्सेस, हिज इंटीमेसी विद द बॉस, एंड was jealous of him for being a Brahmin by virtue। कि वो आदमी जो था वो ब्राह्मण था, इसीलिए ही काइंड ऑफ हेटेड हिम, कि भैया हमें तो इतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, ये तो भैया बाय बर्थ ही प्रिविलेज्ड है। Why was Subbu considered number 2 at Gemini Studio? तो बच्चे सुब्बू जो थे ही वाज अ गो गेटर। बेसिकली इनके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो साइकोफैंट। बच्चे साइकोफैंट वो लोग होते हैं जो जानबूझ के चापलूसी करते हैं ऊपर जाने के लिए। तो सुब्बू वाज अ गो गेटर एंड मेड पोजीशन फॉर हिमसेल्फ इन द स्टूडियो बाय पुशिंग वे टू द फोर फ्रंट विद फ्लैटरी। तो यानी सामने वाले की तारीफ करो और अपना रास्ता बना के आगे निकल जाओ। तो मिस्टर वासन जो थे बच्चे वो इनके बॉस थे जेमिनी स्टूडियो के, और सुब्बू उनका राइट हैंड। He became the number 2 at Gemini Studio। सुब्बू ने अपना पूरा क्रिएटिविटी यूज कर दिया अपने बॉस के फायदे के लिए। He was a multifaceted genius। बेसिकली हर चीज के अंदर वो आगे थे, ऑलराउंडर के लिए एक अच्छा वर्ड है ये। And if a producer was not able to was satisfied, तो सुब्बू और नए alternatives के साथ आ जाया करते थे। With सुब्बू around film making जो था it was a sheer pleasure because of so many plethora of ideas and not so many। Moreover, Subbu gave direction and definition to Gemini Studio in the golden years। तो इसीलिए भैया सुब्बू जो थे वो बड़े फेमस थे, बट कहानी ये है कि सुब्बू चंट बहुत थे। Which example of national integration in the Gemini Studio is given in the Poets and Pancakes? तो बच्चे इनके मेकअप डिपार्टमेंट जो था Gemini Studio का वो एक रेयर एग्जाम्पल था नेशनल इंटीग्रेशन का। इनके डिपार्टमेंट को सबसे पहले एक बंगाली ने हेड किया, जिसके बाद एक महाराष्ट्रियन आया, उसके बाद उनका असिस्टेंट था एक कनाडिगा फ्रॉम धारावर,
एक कन्नड़ का आदमी धरावर की जगह से। उसके बाद एक आंध्रा उनकी टीम में, आंध्रे का आदमी आया, फिर एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन आया, फिर एंग्लो बर्मीज आया और बहुत सारे यूजुअल लोकल तमिल्स तो इनके डिपार्टमेंट में थे ही। तो ये सारी चीजें जो है ये नेशनल इंटीग्रेशन और इनके ब्रदरहुड और पीस का सिंबल था कि उस समय पे आप लोगों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं थी, ये लोग जो थे ये पहले से ही काफी सीखे सिखाए थे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे अब हम लोग बढ़ेंगे। Why does everybody in the studio think of giving some work to the author? तो बच्चे ऑथर की जॉब थी बेसिकली न्यूज़पेपर कट आउट करके लगाना ताकि उन्हें वाइड वैरायटी ऑफ आइडियाज मिल सके फॉर फर्दर स्टोरीज। तो बेसिकली इनका काम आइडिया बटोरना था। Many people saw him doing this and considered it as a useless work। लोगों का मतलब ये था कि भैया ये बैठ के फ्री की सैलरी खा रहा है, and they felt that he was doing next to nothing। और लोगों को ये लगता था कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है। So everyone in the studio thought कि ऑथर को कुछ काम दे देते हैं कि भैया ऐसे कुछ काम दिया जाए, तो इसीलिए जो भी आता वो यहाँ पर आकर इन्हें काम देने लग जाता। अब बच्चे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक MCQ छोड़ा है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस छोड़े हैं जो आप लोगों को समरी नोट्स के फॉर्म में या फिर प्रैक्टिस शीट के फॉर्म में लेक्चर के साथ मेरी कोशिश रहेगी आज ही मैं डलवा दूं। और अच्छा बच्चे मेरी एक और बात है, हमारे रहते हैं अभी भी सिर्फ 3 लेक्चर्स। आज के लेक्चर के बाद 3 लेक्चर रिमेनिंग हैं हमारे। ठीक है, तो बच्चे मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2 लेक्चर्स तो इस वीक जो आने हैं वो तो आएंगे ही, प्लस 1 एक्स्ट्रा लेक्चर जो हमारा, अब जैसे 1 लेक्चर ये हो गया, इसके बाद 3 बच रहे हैं। अब ये 1 लेक्चर जो है अगले हफ्ते 15 तारीख तक चला जाएगा, तो मैं वो नहीं चाह रही, इसीलिए मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर पहले ही दे दूंगी टीम को। तो आपको बिफोर थर्सडे या संडे को भी देखते हैं कब आप लोगों के लिए बच्चे वो लेक्चर जो है वो डलवा दिया जाएगा आपके लिए, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं और आपका सिलेबस मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। मेरी कोशिश है इस वीक के एंड तक। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चे हमारी आज की क्लास तो हो जाती है यहीं पे खत्म। मैं निहारिका अब आप सब लोगों से लेती हूँ गुड बाय, और मैं मिलूंगी आपको आपकी अगली क्लास यानी कल। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। गुड बाय एवरीवन।